साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फर्क है? मेरा एक दोस्त है, वो चर्च पीता है, वो कहता है जिस दिन मैं चाहूँ मैं चर्च छोड़ सकता हूँ। इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग ऐसे जो नशे के एडिक्ट हो चुके हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसके करीब लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। दुनिया में 275 मिलियन लोग नशा करते हैं। नशा ये एक लाइलाज बीमारी है, इसमें कितनी हकीकत है? दुनिया में लाइलाज मर्ज तो कोई नहीं, अल्लाह ताला ने जो दुनिया पे बीमारी उतारी उसका इलाज उतारा है। पाकिस्तान में ट्रेन लोग नहीं है जिनके पास डिप्लोमा हो, जिनके पास डिग्रीज हो, इसीलिए ये इलाज यहाँ पे मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकील अंजुम और आप देख रहे हैं नेमत पाकिस्तान। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। नाजरीन, इस दुनिया में दर्द दिल रखने वाले बहुत कम लोग हैं। उन्हीं में से एक डॉक्टर अमजद चौधरी हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि पाकिस्तानियों को नशे जैसी मोज़ी बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। जी नाजरीन, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ डॉक्टर अमजद चौधरी साहब से और उनसे बारे में हम मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो नेमत पाकिस्तान की टीम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें जो हमारे पाकिस्तानी शहरी इस नशे में मुब्तला है उनको आगाही मिले। सर, सबसे पहले तो अपने बचपन के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद चौधरी है। मैं एक एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं एक मुतवसत फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिदैन जो है वो बड़ी रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी हमारी परवरिश की। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स का, जिस तरह हलाल तरीके से उन्होंने हमारी परवरिश की है। और मैं पिछले 30 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जिसे एडिक्शन साइकियाट्री कहते हैं। सर, ये आपकी एंट्री कैसे हुई, मतलब एडिक्शन की तरफ आप कैसे राग़िब हुए? बेसिकली मुझे तो क्रिकेट खेलने का शौक़ था। मैं बुनियादी तौर पर क्रिकेटर हूँ और मुझे क्रिकेट के साथ एक प्यार, एक पैशन था। लेकिन मेरे वालिद साहब हमें डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं वो डॉक्टर बन नहीं सके, उनको दाखिला नहीं मिला, वो दोनों इंजीनियर बन गए। तो मुझे उन्होंने आर्ट्स रखवा दी। मैंने मैट्रिक आर्ट्स में किया। जब आर्ट्स के पेपर शुरू होने वाले थे, एक दिन पहले हमारा जो इंग्लिश का टीचर था उन्होंने कहा जी ये बच्चा लायक था, इसने डॉक्टर बन जाना था, आपने इसको ऐसे आर्ट्स रखवा दी। तो फिर उन्होंने कहा जी आपने दोबारा साइंस करी। तो मैं बड़ा उससे डिसहार्ट हुआ कि अब मैं दोबारा फिर करूँगा। 12 मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, फिर प्राइवेटली पूरी तैयारी की और फिर दोबारा साइंस में आया। तो इस तरीके से फिर मैं डॉक्टर बन गया। ज़ाया भी हुआ? अब ज़ाया तो नहीं कहूँगा, तो वो तो इसमें आ गया कि मैं उसमें मेरी ग्रोथ हो गई और मैं आगे चला गया। उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका टाइम, लेकिन आपको टाइम यूटिलाइज होता है। मैं उसको कहूँगा ज़ाया नहीं, वो यूटिलाइज हुआ। अच्छा सारा, आपका बचपन कैसा गुजरा? आप बचपन में कैसे थे? शरारती थे या बड़े मुहज़्ज़ब, या हर वक्त बारह गर्दी करते रहते थे? बचपन में शुरू से शौक़ था, स्पोर्ट्स का शौक़ था। मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा उस वक्त होता था वो खेलते थे, दोपहर को बाहर फिरते रहते थे। पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। शौक़ मुझे पढ़ने का पैदा हुआ डॉक्टर बनने के बाद। मुझे डॉक्टर बनने तक पढ़ने का शौक़ नहीं था। मैं ड्यूरिंग MBBS भी 3 साल अपनी कॉलेज क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा हूँ, लेकिन पास हो जाते थे। अपना जब एग्जाम का टाइम होता था फिर पढ़ते थे, टिका के पढ़ते थे, पास भी हो जाते थे। पढ़ने का शौक़ नहीं था। शौक़ मुझे पैदा हुआ जब मैंने MBBS कर लिया, हाउजा जब स्टार्ट की ना, फिर मुझे शौक़ पैदा नहीं, यार अब डॉक्टर बन गए हैं, इस फील्ड का तकाजा है कि अब इसको पूरा टाइम दिया जाए। फिर मेरा पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, आप सर डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर के बाद आप एडिक्शन की तरफ कैसे आए, या हादसाती तौर पे ही आप आ गए? हाँ, ये अब कह सकते हैं। जब मैं MBBS के बाद हाउस जॉब स्टार्ट की तो मुझे शौक़ पैदा हुआ सर्जन बनने का। जब मैंने सर्जरी में हाउस जॉब कर रहा था तो मैंने देखा मेरा उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। मेरा शौक़ हुआ कि मैं सर्जन बनूँ। मैंने अपने जो रजिस्ट्रार था उसे मैंने कहा मुझे सर्जरी में जॉब करें। उन्होंने कहा नहीं तो तुम मेडिसिन में जॉब करो, सर्जरी में नहीं करनी, बाद में देख लेना। वो जब टाइम गुजर गया, फिर बाद में मैंने ENT में कुछ देर हाउस जॉब की। फिर एक जॉब आई हुई थी सदाकत क्लिनिक में, तो वहाँ पे किसी ने मुझे बताया जी एक क्लिनिक में जॉब आई तो अब जाके वहाँ पे अप्लाई करें। वो सारे अप्लाई कर चुके थे। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा जी हम इंटरव्यूज़ ले चुके हैं, अगर आप आना चाहें तो आप इंटरव्यू दे दें। मैं गया वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने इंटरव्यू लिया। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने कहा जी हम आपको बता देंगे। 108 के 10 लोग थे, उसमें से उन्होंने 3 लोग रखने थे। मेरा इंटरव्यू में चौथा नंबर था। वो 3 में से एक बंदा नहीं आया, मुझे उन्होंने हायर कर लिया। मैं चला गया वहाँ। मैंने 2-2.5 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। जब मैंने वहाँ काम किया तो मेरा आस्ता आस्ता उसमें शौक़ पैदा होना शुरू हो गया, पैशन डेवलप हो गया। वहाँ बड़ा पढ़ने लिखने का माहौल था और पढ़ाई का मुझे शौक़ पैदा हो चुका हुआ था। फिर वहाँ 2.5 साल काम करने के बाद फिर मैंने फैसला किया कि अब मैंने सारी उम्र इस फील्ड को देनी है। फिर मैं इस फील्ड पर लगा रहा और अब तक मैं उसी फील्ड की सफर कर। सर, अभी तक आप कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं और इसका क्या प्रोसीजर होता है?
देखिए, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मेरा ख्याल है कि मोर देन 10,000 लोग जो है इस ट्रीटमेंट प्रोसेस में से गुजर चुके हैं। पहले मैं जहाँ पहले 6-7 साल मैंने जॉब की, वहाँ भी बेतहाशा लोग थे। फिर जब से मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आउट पेशेंट के तौर पर भी ट्रीटमेंट करता हूँ, इंडोर भी ट्रीटमेंट करता हूँ और ऑनलाइन भी काउंसलिंग और ट्रीटमेंट करता हूँ। तो सारे जो वेज हैं ऑफ डूइंग ट्रीटमेंट वो सारे हम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये एक कंसेप्ट है, लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क है? क्योंकि आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, तो हम आपसे जानना चाहें नाज़रीन के लिए। देखिए, साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो काउंसलिंग या बातचीत के जरिए ट्रीटमेंट करता है, वो MBBS नहीं होता। वो मेडिसिन रिकमेंड कर सकता, वो मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकता। आजकल जो है, अभी जो लेटेस्ट दौर जा रहा है, इसमें वो कुछ कोर्सेज ऐसे डेवलप हो गए हैं साइकोलॉजी, अगर वो साइकोलॉजी कोर्सेज कर ले तो वो फिर दवाई लिख सकता है। और साइकियाट्रिस्ट जो है वो MBBS डॉक्टर होता है, उसके बाद वो साइकियाट्री का डिप्लोमा या डिग्री करता है और वो दवाई लिखने का मजाज है। अगर वो काउंसलिंग करना चाहे तो वैसे वो कन्वेंशनल काउंसलिंग कर सकता है, लेकिन अगर प्रोफेशनल काउंसलिंग करना चाहता है उसे फिर काउंसलिंग का डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर वो डिप्लोमा कर ले, हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो UK में रहते हैं, उन्होंने CBT में और बेतहाशा जगहों में काउंसलिंग के डिप्लोमेज और डिग्रीज़ की हुई हैं और बाकायदा प्रोफेशनल काउंसलिंग भी करते हैं। अच्छा सर, कहा जाता है कि ये जो नशा है ये एक लाइलाज बीमारी है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, दुनिया में लाइलाज बीमारी तो कोई नहीं। अल्लाह ताला ने जो दुनिया पे बीमारी उतारी है उसका इलाज उतारा है। मुश्किल बीमारी इसलिए है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है कि ट्रीटमेंट करनी कैसे है। जैसे शुगर की बीमारी का इलाज सदियों से चला आ रहा है, लोग उसमें ट्रेंड है। ब्लड प्रेशर का इलाज, दिल का इलाज, कैंसर का इलाज बहुत एडवांस हो चुका है। जिस तरह एड्स का इलाज बड़ा एडवांस हो चुका है। जैसे कोविड देख लें, बड़ी जल्दी ट्रीटमेंट दरियाफ्त होता जा रहा है, कितनी जल्दी रेवोल्यूशन आ गया। एडिक्शन की बीमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक तो प्रोफेशनल्स नहीं है, पाकिस्तान में ट्रेंड लोग नहीं हैं जिनके पास डिप्लोमा हो, जिनके पास डिग्रीज हो, इसीलिए ये इलाज यहाँ पे मुश्किल है। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो वाकई इसमें ट्रेंड है, जिनका वाकई, क्योंकि ये काम ऐसा है कि पैशन के साथ करने वाला काम है, ये ऐसे बिजनेस के तौर पर नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 4-4, 6-6 महीने ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन उसके बाद 1-2 महीना ठीक रहते हैं, लेकिन फिर नशे के आदी हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहत है आपके नज़दीक? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पहली तो बात है कि ट्रीटमेंट के जो स्ट्रक्चर है उसका पता होना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन में मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन को दी जाए। सबसे पहले कि ये जो एडिक्शन की ऊपर, नशे के ऊपर इन्हिसार है ना, ये बीमारी है, ये कोई बुरी आदत नहीं है कि आप इसको मुल्क से बाहर भेज दें, गांव भेज दें, इसकी शादी कर दें, बिज़नेस कर दें या कुछ इस तरह करने से ये किसी की आदत ख़राब हो ना, बुरी आदत हो तो वो आदत ठीक हो सकती है। लेकिन नशे की बीमारी एक प्रॉपर, जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसी तरीके से ही बीमारी है और ये इलाज से ठीक हो सकती है। और इस इलाज के जो रमूज़ व अवकाफ़ हैं, इलाज को जानना ज़रूरी है। फैमिली जब तक ट्रेन नहीं होगी कि मरीज़ को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। आज एक फैमिली से मेरी बात हो रही है, उनका फ़ोन है, जी हमारा बच्चा पिछले 6 महीने से चर्स पी रहा है और इसके फादर इसके पीछे फिर रहे हैं, इसको कई दफ़ा उन्होंने मारा भी है, लेकिन वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कन्वेंशनल वेज जो हमारे वालिदैन से चले आ रहे हैं, बाप दादों से, ये तरीके इसमें वर्क नहीं करेंगे या न किसी भी बीमारी में वर्क नहीं करते। अगर एक कैंसर के मरीज़ को, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को, शुगर के मरीज़ को आप फैंटी लगाना शुरू कर दे, वो ठीक हो जाएगा। उसको बांध दें, अंदर बंद कर दे, जेल भेज दो, ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट का जानना जरूरी है कि ट्रीटमेंट क्या है। सही सर, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं मैं जब चाहूँ इन नशे की बीमारी से छुटकारा पा सकता हूँ, मैं ये नशा छोड़ सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो चर्स पीता है। मैंने एक दिन उससे बात की कि यार ये चर्स नहीं पीना चाहिए। वो कहता है जिस दिन मैं चाहूँ मैं चर्स छोड़ सकता हूँ। इसमें कितनी हकीकत है? क्या वो ये अपने आप को वो वर्गला रहे होते हैं? क्या वो वाकई छोड़ सकते हैं अपनी विल पावर के ज़रिए, या उसके लिए ट्रीटमेंट के बगैर वो नहीं छोड़ सकते? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि नशा करने वालों की इकसाम क्या है। कुछ लोग नशा करते हैं शुगल के तौर पर, कि वो नशा करते हैं कभी ईद शब रात के ऊपर, कभी मौका मिल जाए, कभी संत है, ईद है या कोई इस तरह कोई न्यू ईयर की आ गया तो वो कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। वो आदत नहीं होते, वो ना ख़रीदते हैं ना कुछ करते हैं, महफिल में बैठे कर रहे। इसे कहते हैं शुगल करने वाले। शुगल करने वालों में से कुछ लोग रेगुलर नशा करना वो रोज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, उनके काम ठीक चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये एक दूसरी किसी, इनमें से कुछ लोग फ़िल्टर होके मरीज़ बन जाते हैं, यानी कि वो फिर नशा के बगैर रह नहीं सकते जब तक वो, यस नहीं, वो मरीज़ बन जाते हैं। आदि से अगली स्टेज है कि वो जब सुबह उठेंगे सबसे पहले नशे की ज़रूरत पड़ेगी। हर काम के लिए, हर काम करने से पहले नशे की ज़रूरत पड़ेगी।
कोई भी कहीं पे जाना है तो नशा करके जाएंगे, अगर नशा अवेलेबल होगा तो जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। वो नशे के बगैर वो रह नहीं सकते, नशा उनका ओढ़ना बिछोना बन जाता है। ये वो लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है। जो बंदा इस स्टेज पे पहुंच गया वो इलाज के बगैर ठीक नहीं हो सकता। वो चर्स वाला बंदा कहता है कि मैं जब चाहे छोड़ सकता, बिल्कुल ठीक कह रहा है। चर्स ऐसा एक ड्रग है जो कि थोड़े दिनों के लिए छोड़ी जा सकती है। जैसे बहुत से लोग हैं, रमज़ान शुरू होता है वो सिगरेट छोड़ देते हैं, शराब पीने वाले शराबी पूरा महीना नहीं पीते, चर्स पीने वाले चर्स भी पूरा महीना नहीं पीते, लेकिन जैसे ही वो चांद रात आती है वो सारी कसर निकाल देते हैं। तो नशा छोड़ना आसान काम है, नशे को छोड़े रखना जो है ये मुश्किल तरीन काम है, और छोड़े रखने के लिए तरबियत की ज़रूरत है। और वो तरबियत इलाजगाह के अंदर होती है कि मरीज़ को नए आते सिखाने, नए तरीक़ेकार सिखाने। तो सर इनके जो ट्रीटमेंट होता है मिनिमम कितना अरसा लगता है एक नॉर्मल लाइफ की तरफ उनको लाने के लिए, दुरानियाँ क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं पिछले 30 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि अपने आप को ग्रो करने की, और हम कोशिश करते हैं कि अपने इदारे के अंदर एविडेंस बेस्ड तरीके इस्तेमाल करें। एविडेंस बेस्ड वो तरीके होते हैं जिनके ऊपर रिसर्च हुई होती है, प्लस उनको जो क्लिनिकली अप्रूवल बेस्ड होते हैं कि मरीज़ों के ऊपर काम करके वो तरीके आजमूदा तरीके होते हैं, उसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड। तो इस तरीके से सबसे पहले नशे के मरीज़ का इलाज का पहला ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन है। 4 से 6 हफ्ते डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चाहिए ताकि जो उसके जिस्म से नशा निकल जाए, दर्द शर्दें ख़त्म हो जाए। उसके बाद असल इलाज शुरू होता है। डिटॉक्सिफिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ प्री ट्रीटमेंट, ये इलाज से पहले का हिस्सा है। लोग समझते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए और इसको दवाइयाँ शवाइयाँ दे दें तो ये इलाज होता है। ये इलाज नहीं है, ये प्री ट्रीटमेंट है, इलाज से पहले का हिस्सा। इलाज शुरू होता है डिटॉक्सिफिकेशन के बाद। उसके बाद जो एविडेंस बेस है वो नाइडा की रिसर्च है। दुनिया की 80% रिसर्च नाइडा करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज। वो कहते हैं कि मिनिमम 3 मंथ्स रिक्वायर्ड हैं डिटॉक्सिफिकेशन के बाद। तो यहाँ हमने इलाज का तरीका रखा 4 से 6 महीने, ताकि वो डिटॉक्सिफिकेशन को डाल के इतना टाइम चाहिए होता है जिसमें मरीज़ का जो ब्रेन है वो एक्यूट जो उसको डैमेजेस पहुँचे तो उससे वो हील कर लेता है, और वो अपनी नॉर्मल सोचो समझो के करीब आना शुरू हो जाता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने के काबिल हो सकता है। सर आपके पास बहुत सारे मरीज़ ट्रीटमेंट करवा के जाते होंगे, लेकिन उनमें से अक्सर आपके पास दोबारा भी आते होंगे, ऐसा भी आपका कोई तजर्बा रहा है, ये हकीकत है? बिल्कुल ठीक आपने बात की। दुनिया में तमाम क्रोनिक डिजीज़ के मरीज़ है, वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, वो अस्पतालों में आते रहते हैं। जो बदपरहेज़ी करेगा उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर नशे का मरीज़ नशा छोड़ देता है, इलाज करवाता है, और इलाज करवाने के बाद जो हदायत उसको दी जाती है, जो बाउंड्री सेट की जाती हैं, अगर उसके अंदर रहता है, और राब्ते में रहना ज़रूरी है, वो राब्ते में रहेगा। और इसके अलावा पूरी दुनिया में जो लोग नशा छोड़ते हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं बाहर मॉशन में, वो वहाँ अटेंड करता रहता है। वहाँ भी उनको तरीके से सिखाए जाते हैं कि नशे के बगैर कैसे रहना है। जो इसको फॉलो करते रहते हैं वो ठीक रहता है। सर आपके नज़दीक जो हमारी यूथ है वो आजकल नशे की तरफ बहुत माइल हो रही है, आपके नज़दीक इसकी वजूहात क्या है, क्या मुहरकात हैं? देखिए, पिछले कुछ अरसे में जो एवोल्यूशनरी चेंज माशरे में आया है कि सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गया, लोग जो है एजुकेशनल स्टाइल चेंज हो गया, पढ़ने लिखने के तरीके बदल गए, वालिदैन का बच्चे के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो गया है। बच्चे जो है वो नए गैजेट्स के साथ, नई चीज़ों के साथ इतने हम आहंग हो गए हैं कि वालिदैन को पता नहीं वो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो वो वालिदैन ईज़िली डिसीव हो जाते हैं। तो वालिदैन से दूरी ये नंबर 1 रीज़न है, और नंबर 2 सोशल मीडिया से कुर्बत दूसरी रीज़न है, और तीसरी रीज़न मज़हब से दूरी है। ये 3 रीज़न इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। जब तक इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा ये प्रॉब्लम, ये मसला बढ़ता चला जाएगा, इसको अब रोक नहीं सकेंगे, इसे अनकंट्रोलेबल। सर कहा जाता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग ऐसे जो नशे के एडिक्ट हो चुके हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, अभी जो लास्ट जो यूएनओडीसी की रिसर्च है उसके मुताबिक 9 मिलियन लोग हैं। अभी अगले साल में जब नया डाटा आएगा मे बी 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, तो सही है। इसके करीब लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। करने वाले लोग तो बेतहाशा है। दुनिया में 275 मिलियन लोग नशा करते हैं, 275 मिलियन, जिसमें 31 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें से 9 मिलियन के करीब पाकिस्तान में हैं। बाकी पूरी दुनिया में आप हिसाब लगा लेते तकरीबन 22 मिलियन लोग हैं। तो ये लोग वाकई हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सर लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे नौजवान नशे की तरफ माइल है, उनको क्या पैगाम है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की जो तरबियत है उसके ऊपर फोकस करें। वालिदैन बनना जो है आसान है, लेकिन वालिदैन को निभाना मुश्किल। दुनिया का मुश्किल तरीन जो टास्क है इस कुर्रे आज के ऊपर वो पेरेंटिंग है। वालिदैन सीखें कि अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है, आजमूदा तरीके से कि उसके साथ तरबियत उनकी करें।
और अपने बच्चों को और अपने दरमियान एक दोस्ती का ताल्लुक़ रखें। कोई छोटा से छोटा बड़े से बड़ा मसला भी हो जाए तो बच्चों को मारे ना, उनसे लड़ाई झगड़ा करें, बैठ के टेबल टॉक करें, डिस्कस करें, उनसे पूछिए हाँ भी क्या मसला है, तो उनको मसले को हल करने की कोशिश करें, मदद लें। कोई भी छोटा मसला घर में हो जाए, कोई फैमिली से, उसके लिए मदद हासिल करें, साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से, दूसरे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे मदद हासिल करें, तो उससे जो मसला हल किया जाए। और दूसरा, बच्चों को रिलीजन के करीब रखें। जितने बच्चे रिलीजन के करीब रहेंगे उतना सही। एक आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो ब्रेन की डेवलपमेंट के अहम तरीन पार्ट जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि सारी हमारी लाइफ का अहम तरीन हिस्सा है, जिसमें हम रोज़मर्रा के फैसला साजी करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, गुस्से को कंट्रोल करना है और असेसमेंट है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारा उसका काम है। और इसकी जो डेवलपमेंट है वो 16 से 22 साल के दरमियान होती है। इसीलिए ये बहुत क्रिटिकल टाइम है जिसमें पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के करीब रहें। तो जितना बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान इस दौरान दोस्ती रहेगी, बच्चे वालिदैन के करीब रहेंगे और अल्लाह के थोड़ा सा करीब रहेंगे, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकती है और अपनी नस्लों को हम बचा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए नेमत पाकिस्तान। अल्लाह ने के बाद।